Come to the story of the Sri Lanka. Sri Lanka. Why we are discussing the Sri Lanka and the Belgium? इस चैप्टर में यू विल फाइंड आउट कि दो कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और दोनों ही कंट्रीज़ को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर बताया गया है। हमने बेल्जियम की स्टोरी में ये पढ़ा कि बेल्जियम में लैंग्वेज प्रॉब्लम था, यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में टेंशन्स थे। अब हम जानेंगे कि श्रीलंका में किस बेसिस पे पावर को शेयर किया गया था। प्लीज़ रिपीट, पावर को शेयर किया गया था। श्रीलंका है, आप जानते हैं कि ये एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन कंट्री के कोस्टल एरियाज़ में आपको मिलेगा। जितना भी साउथ इंडिया है उसके अंदर एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, अबाउट कितना 2 करोड़ पॉपुलेशन, जिसके अंदर देयर इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंग्वेज। वहाँ पर हमने बात करी थी स्पीकिंग यानी कम्युनिटी की जो लैंग्वेज बोलता है, यानी पर्टिकुलरली दैट इज़ अ फ्रेंच एंड द जर्मन एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर लैंग्वेज की। 74% ऑफ द स्पीकर वर सिन्हला, 18 was the Tamil and the remaining are the Sri Lankan Tamilians. बेसिकली अगर हम बात करें जो तमिल नेटिव्स थे, यानी तमिल नेटिव्स जो थे उनको श्रीलंकन तमिल कहा जाता था। और हमारे इंडिया से जो फोर फादर्स उनके रहे हैं, जो एज अ प्लांटेशन वर्कर इंडिया में शिफ्ट हुए थे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिन्हला पीपल जो थे, यानी जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, उन्होंने एक रिलीजन को फॉलो किया था, दैट इज़ द बुद्धिस्ट, जिसमें से बहुत सारे तमिल्स और जो मुस्लिम्स, और यू कैन से कि वहाँ पर दो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, दैट इज़ द सिन्हा, इट्स अ लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट अ तमिल, जिसमें भी आपको इंडियन तमिल मिलेंगे एंड तमिल नेटिव्स वर डिफरेंट। तो वहाँ पर जितने भी तमिल्स थे वो हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, और केवल एक 7%, देयर इज ओनली अबाउट 7% ऑफ द कम्युनिटी दैट बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। इन्हीं के टेंशन्स की वजह से श्रीलंका जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ इन द ईयर 1948 में। मेजॉरिटिज्म, जैसा कि हमने पहले भी टर्म पढ़ा है, मेजॉरिटिज्म यानी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री को रूल करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लीडर्स थे सिंघला कम्युनिटी में, उन्होंने अपनी डोमिनेंस जो थी वो गवर्नमेंट के प्रति जो है काफ़ी डोमिनेंट हो गए, और आप ये कह सकते हैं कि अपने मेजॉरिटी होने का उन्होंने गवर्नमेंट से काफ़ी फ़ायदा उठाया। इसी के कारण जो था बहुत सारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मेजॉरिटिज्म की सीरीज़ को अपनाया ताकि सिन्हला सुपरमेसी हो सके। सो यू कैन सी कि यहाँ पर कम्युनिटी दैट इज द सिन्हला कम्युनिटी की सुपरमेसी को डील करने के लिए दे अडॉप्टेड द मेथड ऑफ मेजॉरिटिज्म। ठीक है, 1956 में एक एक्ट पास हुआ और सिन्हला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया गया, और यहाँ पर तमिलियंस को, हिंदू और मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी को इग्नोर किया गया। जो गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ को फेवर किया कि सिन्हला एप्लीकेंट्स जो होंगे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स, और यू कैन से कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी थी, और इनके बेसिस पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया क्योंकि सिन्हला कम्युनिटीज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स थे गवर्नमेंट से कंपैरेटिवली टू तमिल्स, हिंदू, मुस्लिम एंड द क्रिश्चियनिटी ऑफ द श्रीलंका। इसके कारण श्रीलंकन तमिलिज्म में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और इसी का कारण था कि उन्होंने अपनी पार्टीज़ और स्ट्रगल मोमेंट्स, आप ये कह सकते हो कि इतने सारे मोमेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज होने लगे ताकि तमिलियंस को भी वहाँ पर एक जो प्रायोरिटी मिल सके, और आप ये कह सकते हैं कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके। दिस इज़ द रीज़न कि 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो बने, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिलम यानी एक स्टेट को वहाँ पर डिमांड किया नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, बिकॉज आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो गई दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिविल वॉर।
Civil war basically leads to the conflict between the two groups and you can see in the Sri Lanka कि सिन्हा और तमिलन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था और इतनी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी कि एक वॉर की तरह रिफ्लेक्ट होने लगा था बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड दैट टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट दैट इज नोन एज अ सिविल वॉर। अब हम बात करेंगे, हमने दो स्टोरीज पढ़ लिया, दैट इज द बेल्जियम एंड द श्रीलंका। अब हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग किसके बेसिस पे हुआ होगा और श्रीलंका में किसके बेसिस पे हुआ होगा। बेल्जियम में अकोमोडेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बेल्जियम में लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया था। देयर वर द थ्री लैंग्वेज दैट इज़ द डच, फ्रेंच एंड द जर्मन, और उसके बेसिस पे 1970 और 1993 में बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया और इस हिसाब से उन्होंने पावर को शेयर किया ताकि कोई भी कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नंबर ऑफ डच और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूड करेगा। When there is a formation of the central government, they will include the Dutch and the French speaking minister to run the whole government. उसके बाद में उन्होंने कुछ स्पेशल लॉज बनाए ताकि जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे हर लैंग्वेज ग्रुप को, या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है डिसीजन नहीं बनाएगी। दैट मीन्स देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द two community, that is the Dutch language and the French language. Last one, that is the state governments are not subordinate to the central government. वहाँ पर एक प्रोविजन बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होगा, ऑटोमेटिकली सेंट्रल विल लीड बट स्टेट उसको सबॉर्डिनेट नहीं करेगा। ब्रुसेल्स, एज यू नो, इट्स अ कैपिटल ऑफ व्हाट? बेल्जियम। उसका एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट हुआ जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, बोथ कम्युनिटीज़, दैट मीन्स द डच एंड द फ्रेंच। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्लीज रिपीट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक तीसरे प्रकार की जो है सरकार आई, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने पहले ही पढ़ा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज कल्चर के ऊपर बेस्ड होके एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से जो है उसको अपनी गवर्नमेंट को रन किया था। और आप ये कह सकते हैं कि बेल्जियम मॉडल जो था वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, बट उन्होंने अपनी सिविक स्टायर को दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी देयर इज़ अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द center and the state in the Belgium according to the community, and you can say according to the language based community, that is the French and the Dutch. As we taught earlier कि power distribution जब हुआ between the Sri Lanka and between the Belgium, there is a question arise कि कौन सी कंट्री ने, श्रीलंका हो चाहे बेल्जियम हो, कौन सी कंट्री ने क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म को फॉलो किया गया, यानी एक डिस्क्रिमिनेटेड पावर शेयरिंग किया गया, बट बेल्जियम में वही इक्वालिटी को डील करते हुए पावर शेयर किया गया बिटवीन द टू कम्युनिटीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल होता है। इसके दो रीजंस हैं, पहला प्रूडेंशियल रीजंस और सेकेंड वन इज़ द मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीजंस में हम ये समझ सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, यानी जो सोशल ग्रुप्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो भी सोसाइटी को लीड करने वाली कम्युनिटीज़ जो होती हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए मेथड अप्लाया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रीज़न है कि जिसके अंदर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो सकते हैं। इसके बाद में ये ग्रुप्स को प्रिवेंट करता है कि वो अपने राइट्स को एनहांस करें, या आप ये कह सकते हैं कि अपनी पावर्स को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ ना करें। कोई भी सिंगल ग्रुप जो है यहाँ पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से यहाँ पर नहीं लिख सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में अपने हिसाब से पावर शेयर नहीं कर सकता है। जब पावर शेयर नहीं की जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है माइनॉरिटी को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, और यू कैन से कि मेजॉरिटी को भी ऑप्रेस नहीं किया जाएगा।
इन ऑल प्रूडेंशियल रीजन्स में यू विल फाइंड आउट कि कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न कम हो जाते हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, और आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनलिमिटेड पावर यूज़ नहीं कर सकता, एंड देयर इज़ नो ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी इवन द मेजॉरिटी। मॉरल रीजंस की अगर हम बात करें तो ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, क्योंकि डेमोक्रेसी इटसेल्फ सेज द रूल ऑफ द पीपल। उसके बाद में जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल होता है वो आप ये मानेंगे कि वो इफ़ेक्ट्स और एक्सरसाइज के साथ में जो है आपको लाइव मिलेगा। इट मीन्स जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल होगा, सो देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक in the government, or you can say there is a total or a maximum participation of the public in making policies। और legitimate government जैसा कि हमने पढ़ा है, जहाँ पर सिटीजन जो है पार्टिसिपेशन के थ्रू उसको लेजिटिमेट बनाती है, उसको वैलिडेट करती है कि गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विशेस।